हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो भाई, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो। कहाँ से? फाइनल ईयर में आके हर जगह आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11 12 सब जगह पढ़ा होगा। सिंपल सी डेफिनेशन होती है डायपोल मोमेंट की। क्या होती है कि कोई भी मैंने दो चार्ज लिए, एक चार्ज मैंने यहां पर ले लिया और एक चार्ज मैंने यहां पर ले लिया। ये मैंने कोई भी दो चार्जेस लिए, कोई दो आवेश ले लिए, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया डी डिस्टेंस से। इन दोनों को मैंने विभाजित कर दिया डी दूरी से। यह मैंने दो चार्ज ले लिए भाई, इसका मैग्नीट्यूड Q प्लस Q है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? माइनस Q हो जाएगा। ऐसा ही होता है भाई, एक का मैंने प्लस Q कर दिया तो दूसरे का हो जाएगा माइनस Q। माना कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो दूरी कितनी हो? D हो। तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है कि किसी भी पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण मतलब Q और उनके मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसको दिखाते कैसे है? म्यू से दिखाते हैं। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण उन आवेशों के परिमाण, किसी भी एक के परिमाण की बात कर लो, माइनस से प्लस में, उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो किसी भी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब डायपोल मोमेंट इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड और इनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली या इन Q और D के मल्टीप्लाई के इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जहां से Q तो क्या होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड, और D क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। अब माना कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। एक एग्जांपल की बात करते हैं। माना कि मैंने क्या लिया हो? HCl लिया हो। HCl में क्या होगा? इधर की तरफ कहीं H होगा और यहाँ की तरफ कहीं Cl मिलेगा हमें। ये हो जाएगा H प्लस और इधर कर क्या हो जाएगा? Cl माइनस। इसका जो भी चार्ज होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, वह होगा प्लस E। प्लस चार्ज है तो हो जाएगा प्लस E। इधर की तरफ Cl है तो इसका हो जाएगा माइनस E। माना कि ये दोनों आपस में एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित है। मान सकता हूं मैं, एक HCl लिया था, चार्ज तो प्लस E और माइनस E ही होगा डेफिनेटली। इतना ही होता है सभी आयनिक पदार्थों पर। अगर एक प्लस है तो एक ही हो जाएगा, दो प्लस है तो दो ई हो जाएगा, और तीन प्लस है तो तीन ई हो जाएगा। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, सब जानते हो। कितनी दूरी होगी भाई? 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी। तो यहां से अगर हम म्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? ई हो गई। डी की वैल्यू कितनी होगी? एंगस्ट्रॉम होगी, 1 एंगस्ट्रॉम होगी। यहां से वैल्यू पुट कर दो। देखो भाई, क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, ये भी लिख लो। ई बराबर हमें ई की वैल्यू पुट करनी है ई एस यू के अंदर। कितना ई में होता है? 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU होता है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत स्टैटिक मात्रक होता है इसका फुल फॉर्म। क्या फुल फॉर्म होती है भाई ESU की? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, विद्युत स्टैटिक मात्रक, स्टैटिक मात्रक, ये होती है इसके फॉर्म। तो E की वैल्यू पुट की हमने ESU की फॉर्म में, कितना होता है? 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। और जो A है या एंगस्ट्रॉम है, इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें सेंटीमीटर में। तो एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज आप पुट कर दोगे इस फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा भाई? म्यू इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? ESU इंटू सेंटीमीटर। बोलो होगा? इसकी यूनिट भी लिख दी मैंने और इसकी यूनिट भी लिख दी। इसको सोल्व करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस है में तो घाते जुड़ेगी, पावर ऐड हो जाएगी
और पीछे की तरफ जो यूनिट है वो कितनी चल रही होगी, ESU इंटू सेंटीमीटर। अब देखो जो 10 टू पावर माइनस 10 ESU इंटू जो सेंटीमीटर होता है ये होता है 1 डिवाइड के इक्वल। ये जो वैल्यू होती है ना ये क्या होती है, 1 डिवाइड होती है, 1 डिवाइड के बराबर होती है। ये इस बी को क्या बोलते हैं, डिवाइड। डिवाइड बोलते हैं, मैं इसको डिवाइड। वैल्यू पुट कर दो तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, म्यू। इतने को हटाकर आपको 1D करना है। ये 1D करोगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो खास फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। आपको सीधा क्या मिलेगा, 4.8D मिलेगा। मतलब म्यू का जो मात्रक होता है ना वह क्या होता है, डिवाइड होता है। हमेशा म्यू डिवाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, जहां भी मिलेगा डिवाइड की फॉर्म में मिलेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये कौन से चार्ज थे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज थे, कितनी दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। मतलब जब दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपस में 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण 4.8 प्राप्त होता है। एक बार और सुन लो, जब दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपस में 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण 4.8 प्राप्त होता है। जब दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर हो तो उनका डायपोल मोमेंट कितना मिलेगा हमें, 4.8 मिलेगा। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग फॉर्म में। आप चाहो तो यहाँ पर 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, और सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन जनरली 1 एंगस्ट्रॉम से इसको डिफाइन किया जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम पर होंगे तो उनका म्यू हमें ऑलवेज कितना मिलेगा, 4.8 मिलेगा। ये सिर्फ किसके साथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। अब इसके है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिसमें आपको चार्ज गिवन होगा। अगर आपको HCl, HI जैसे मॉलिक्यूल गिवन होंगे तो उनमें तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म में होगा। अभी मैंने बताया 1 प्लस का मतलब 1 ही चार्ज, 2 प्लस का मतलब 2 ही चार्ज, 3 प्लस का मतलब 3 ही चार्ज। तो चार्ज तो वो देगा नहीं आपको, सीधा मॉलिक्यूल बोलेगा भाई ये मॉलिक्यूल है, उसमें देखो कितना कितना चार्ज किस पर प्रेजेंट है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के अकॉर्डिंग वहां से निकाल लोगे। आपको डिस्टेंस गिवन कर देगा भाई इतनी दूरी पर है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये एक तरह से न्यूमेरिकल ही हो गया। मैंने HCl का दिया था 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो वहां पास आपको ई में यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, क्या गया ई में यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, और जो भी डिस्टेंस देगा उसको यहाँ पर पुट करना है। ई को ऑलवेज आपको ESU में कन्वर्ट करना ही करना है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और जो इतनी वैल्यू बनेगी हर बार ही इतनी बनेगी ऑलवेज बनेगी, इसको आपको पुट करना है 1 डिवाइड पुट करते हैं, यहाँ से आंसर सीधा कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिवाइड में। इधर की तरफ देख लेंगे, जो भी वैल्यू सोल्व होकर आएगी उसको इससे देख लेंगे भाई उसका डिवाइड हमें इतना मिला या डायपोल मोमेंट हमें इतना मिला। एक तरह से न्यूमेरिकल की तरह मैंने आपको ये सोल्व करा दिया। अभी न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको मेरे को करके बताना है भाई। लिखो फिलहाल इसके अंदर, किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आवेशों के परिमाण तथा आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगली लाइन से लिखो, यदि आवेशों का परिमाण q तथा दूरी d हो तो, आवेशों का परिमाण q तथा दूरी d हो तो, कर लो ये डायग्राम बना लेना। ये एग्जांपल भी कुछ इस तरह से कर लेना भाई। कभी कभी हाफ मार्क्स में 1 मार्क में पूछा जाता है ई को ESU में कन्वर्ट करो, तो देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी और हमें पता ही नहीं होता, तो ध्यान रखना है हर चीज हमें पता होनी चाहिए। कर लो फटाफट से, कहां तक करना है, यहां से पूरा यहां तक करना है, जल्दी कर लो
फटाफट कर लो। और आप लोग लिखो डायपोल मोमेंट में, डायपोल मोमेंट ऑफ एनी molecule, dipole moment of any molecule is equal to product of is equal to product of magnitude of charge and distance between charges, magnitude of charge and distance between charges, distance between charges. It is represented by mu. It is represented by mu. Next line से लिखो, if magnitude of charge is q, if magnitude of charge is q and distance is small d, distance is small d, then dipole moment कंप्लीट कर लीजिए उधर से लेकर के इधर तक। और डी फॉर डिवाइन, ये इसकी यूनिट है भाई, ठीक है ना, लिख लेना यहाँ पे यूनिट ऑफ म्यू क्या हो जाएगी भाई, डिवाइन। यूनिट ऑफ म्यू डिवाइड, लिखो इधर तक कर लिया होगा आप लोगों ने, लिखो भाई। अतः स्पष्ट है कि दो इलेक्ट्रॉनिक आवेश परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित हो तो, परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित हो तो उनका द्विध्रुवागुण 4.8 डिवाई प्राप्त होता है। उनका द्विध्रुवागुण 4.8 डिवाई प्राप्त होता है। ठीक, आप लोग भी लिख लो भाई इसके नीचे, लिखो if two electronic charge are placed at 1 angstrom distance, two electronic charge are placed at 1 angstrom distance, then dipole moment is obtained 4.8 dBi. Then dipole moment is obtained 4.8 dBi. ठीक, न्यूमेरिकल लिखिए भाई। HF की अंतरनाभिकीय दूरी, HF की अंतरनाभिकीय दूरी 0.89 एंगस्ट्रॉम है, 0.89 एंगस्ट्रॉम है। तो HF का द्विध्रुवागुण ज्ञात करो, तो HF का द्विध्रुवागुण ज्ञात करो। If internuclear distance of HF, if internuclear distance of HF, internuclear distance of HF is 0.89 angstrom, 0.89
89 एंगस्ट्रॉम। Then calculate dipole moment of HF. Then calculate dipole moment of HF. ठीक है भाई, कर लोगे ना। HF दे दिया मतलब सीधा उसने क्या बोल दिया कि चार्जेस कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। आपको D दे दी है तो E को पहले ASC में कन्वर्ट करना है और D को जो एंगस्ट्रॉम में उसको सेंटीमीटर में पुट करना है। तो आपके पास दो यूनिट निकल कर आएगी, ESU वाली और सेंटीमीटर वाली। दोनों को आपको डिवाई में पुट करना है तो आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, D4 डिवाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं भाई। इस पर एक एक मार्क्स में, दो दो, डेढ़ मार्क्स में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। इस पर बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ नहीं होता उनमें। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। हमने जाना कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, ये हमें पता लग गया कि दिस इज डायपोल मोमेंट। अब हमें ये देखना है कि अब डायपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का पता हो, किसी भी पदार्थ का पता हो, तो हम उसके कौन कौन से गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में कौन कौन सी चीजें पता लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट पता हो तो जिसमें से सबसे पहली चीज है संरचना ज्ञात करना। संरचना ज्ञात करना। अब देखो ये टॉपिक अपने नाम से अपनी परिभाषा बता रहा है क्या, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट पता लग जाए तो हम उसकी स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी संरचना ज्ञात कर सकते हैं। संरचना बोल दो, ज्यामिति बोल दो, कुछ भी बोल दो, यहां पर आप ज्योमेट्री भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री। ठीक, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, या ज्यामिति पता लगाना। ठीक, संरचना या ज्यामिति ज्ञात करना, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। हमें सिर्फ क्या पता लगना चाहिए कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या है। अब देखो दो तरीके हैं। दो तरीका क्या, एक चीज है जो आपको समझनी है, दो तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक तो ए टाइप वाले और एक बी टाइप वाले। अब ए टाइप वाले वो मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट जीरो हो, और बी टाइप वाले वो मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। बताओ इन दोनों के अलावा तीसरा प्रकार का मॉलिक्यूल हो सकता है क्या? या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। इन्हीं दो प्रकार के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, थर्ड टाइप का मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग नहीं करेगा। तो भाई देखो ये मेथड कहता है कि जिन भी मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जीरो है हम केवल उनकी ज्यामिति या संरचना ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के मॉलिक्यूलों की संरचना यहां से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में। इस मेथड से हमें किसकी मिलेगी, सिर्फ जिनका डायपोल मोमेंट जीरो है। नॉन जीरो वालों की हम स्ट्रक्चर कैलकुलेट नहीं कर सकते, केवल किसकी कर पाएंगे, जीरो वाले की। कैसे करेंगे, माना कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CO2 लिया, CO2 का मैंने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया तो पाया इसका जो म्यू है वो ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता है। आई बात समझ में, म्यू जीरो है। अब मैंने इसके अंदर देखा कि इसकी ज्यामिति कैसी होनी चाहिए, म्यू जीरो होगा तो देखो कैसे होगा, किस तरह से मैं इसका म्यू जीरो कर सकता हूं। इसमें कार्बन तो होगा, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम होगा। अब आप फाइनल ईयर में हो तो इतनी जानकारी पता है आपको कि सेंट्रल एटम क्या होते हैं, साइड एटम क्या होते हैं। ये तो हो गया केंद्रीय परमाणु, और ऑक्सीजन काम करेगा साइड एटम की तरह। मतलब हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ये कार्बन हो गया, कार्बन में मैंने एक तरफ क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। अब मुझे दूसरे ऑक्सीजन को बनाना है। ये दो क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीजन की दो संयोजकता होती है, दो बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। अगर एक के द्वारा जुड़ता तो मैं एक बनाता, दो के द्वारा जुड़ेगा तो दो बनेगा। इतनी जानकारी तो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब म्यू मुझे जीरो करना, मैंने इधर की तरफ बनाया। अब देखा क्या म्यू जीरो हुआ क्या, और एक चीज में बताना भूल गया, क्या हमेशा डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से कहां की तरफ होती है, माइनस की ओर होती है। इसकी जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज कहां से कहां होगी,
+2 माइनस, इसकी कोई डायरेक्शन है, मतलब ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने वेक्टर तो पढ़ा ही होगा, सदिश और अदिश क्या होता है। तो इसकी कोई हमें डायरेक्शन मिली, कहां से कहां, प्लस से माइनस की ओर, तो मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मतलब प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर निम्न विद्युत ऋणी परमाणु। इस प्लस का मीनिंग क्या है, निम्न विद्युत ऋणी परमाणु, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और माइनस का मीनिंग क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु। जैसे कि यहाँ पर कार्बन पर देखो, कार्बन होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, निम्न विद्युत ऋणी, और ऑक्सीजन होता है उच्च विद्युत ऋणी। तो डायरेक्शन निकालूंगा तो कहां से कहां जाएगी, इधर से इधर की तरफ, इसकी कहां से कहां है, इधर से इधर की तरफ। अब क्या जीरो होगा क्या, इसका और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, क्या मुझे जीरो मिला क्या, नहीं मिला। मतलब मैंने सोचा भाई ये ऐसे तो नहीं होगा, 90 डिग्री पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं इसको जीरो करना है, जितना ये बनेगा दूसरी वाली ऑक्सीजन का भी उतना ही बनेगा। तो इसके जस्ट अगर मैं सामने बना दूंगा तो इसका भी इधर, इसका भी इधर, बराबर मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। तो बताओ इस कंडीशन में म्यू क्या मिला, मुझे जीरो मिला। जीरो मिला, मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे ये कैसा दिखाई दिया, लीनियर दिखाई दिया, रेखीय दिखाई दिया। आ गई बात समझ में, बोलो हमने ज्यामिति या संरचना का पता लगा लिया कि नहीं लगा लिया। हमें क्या पता था, सिर्फ हमें तो म्यू ही पता था कि म्यू जीरो है, म्यू जीरो है तो हमने पता लगा ली। ये लो भाई कि एक इधर होगा, हमने अलग अलग डायरेक्शन में लगा लगा कर देखा, म्यू को ज्ञात किया, हमें जीरो मिला क्या, नहीं मिला। फिर सोचा कब जीरो होगा, तो बिल्कुल सामने लगाएंगे तो बराबर मैग्नीट्यूड बनेगा, जैसे इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, तो म्यू जीरो मिलेगा। इसी को फाइनल कर लो। अब क्या हो जाएगी इसकी संरचना, लीनियर, क्योंकि हमें कैसा नजर आया, लीनियर, रेखीय नजर आया, एक रेखा में नजर आया। एक एग्जांपल हुआ, दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिया, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने भाई। अब किसका ज्ञात करना चाहते हैं हम, BF3 का। इसका हमने म्यू कैलकुलेट किया तो पाया इसका भी कितना आया, जीरो आया। अब वापस से मैं संरचना बनानी है। ये लो भाई बोरोन तो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। एक मैंने फ्लोरीन इधर की तरफ लगा लिया। अब मुझे दो फ्लोरीन इस तरह से अरेंज करने हैं कि ये तीनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दे। आ गई बात समझ में, तीनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दे। तो मैंने एक को यहां पर लगाया, कोई भी एंगल रखा मैंने, ऐसे लगाऊंगा मैं, यहां पर लगाऊंगा तो भी कोई ना कोई एंगल होगा, यहां पर लगाऊंगा, यहां पर लगाऊंगा, कोई ना कोई एंगल होगा भाई। ठीक, तो इनका डायपोल मोमेंट कहां की तरफ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं तो मुझे डेफिनेटली एक फ्लोरीन को यहां पर मिटाना पड़ेगा। अब बताओ, इन दोनों का इधर निकला मैग्नीट्यूड, इसका यहां पर निकला, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये इसके प्रभाव को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। तो फाइनली इसका भी हमें म्यू कितना मिल गया, जीरो मिल गया। आ गई बात समझ में। अब कोई बच्चा सोच रहा हो ये तो दो के कारण था, ये एक के कारण है। अरे भाई यहां तक आते आते ये घटेगा कि नहीं घटेगा, थीटा जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होगी, बिल्कुल बीच में आ जाओगे तो ये हाफ ही बचेगा। इसका कितना बचेगा, सिर्फ हाफ बचेगा। इसको इधर की तरफ लेकर आओगे, इसका भी डिक्रीज होगा, होगा होगा होगा, और ये भी हाफ हो जाएगा। हाफ और हाफ 1 हो गया, तो इसका भी तो क्या है, 1 है। ये इसको कैंसिल कर देगा। तो बताओ इसकी मुझे शेप कैसे नजर आई, अरे कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिभुज है। तो मतलब BF3 कैसा होता है, समतल त्रिभुज होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बताओ एक एक करके हम क्या निकालते जा रहे हैं। क्या निकालते जा रहे हैं भाई हम, एक एक करके इनकी संरचना निकालते जा रहे हैं। पहला लीनियर मिला हमें, फिर ये मिल गया। अब 4 वाला देते हैं, ये 2 वाला था, ये 3 वाला हो गया। अब कौन सा ले लिया हमने, 4 वाला ले लिया भाई। 4 वाले में क्या ले लिया हमने भाई, ले लो कुछ भी मर्जी पड़े जो, माना कि मैंने क्या ले लिया, Cl4 ले लिया, मर्जी पड़े जो लेना है, लेकिन लेना भाई ये जिसका म्यू कितना हो मिले,
जीरो मिले, क्योंकि इस मेथड से म्यू जीरो वालों को ही कैलकुलेट किया जा सकता है, बाकियों को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। म्यू जीरो हो गया। अब हमने वापस से कार्बन को बनाया सेंट्रल एटम में, पहले यही बनेगा, उसके बाद में ये मैंने इधर की तरफ लगा दिया क्लोरीन। अब देखो डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ मिलेगी, यहाँ पर कहां थी पता है, इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ थी। इधर की तरफ डायरेक्शन ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी कहां पर मिली, इधर की तरफ मिली। ये मैंने दूसरा यहाँ पर लगा दिया, इसकी मुझे यहाँ पर मिली। अब मुझे दो और अरेंज करने हैं, अब मुझे दो इस तरह से अरेंज करने हैं कि वो इन दोनों के प्रभावों को खत्म कर दे, कैंसिल कर दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसको थोड़ा सा 3D में समझो आप। कैसा समझो, हमें सबको बराबर एंगल पर रखना है। आई बात समझ, जैसे यहाँ पर बराबर एंगल पर रखा था, अगर थोड़ा सा इधर की तरफ कर दोगे तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। जो यहाँ माना कि मैं इसको थोड़ा सा पास में कर दूं, अब ये यहाँ पर कितनी डिग्री पर होगा, ध्यान से समझना, ये चीज समझोगे ना तो वो समझ में आएगा, वरना रटते रहना फिर चीजों को। ये एंगल यहाँ पर कितना है, 120 डिग्री एंगल है, तो यहाँ तक 60 तक आते आते ये आधा बचेगा, और ये भी इधर जाते जाते आधा बचेगा, आधा आधा एक हो गया, ये एक इस एक को कैंसिल कर देगा। अगर मैं इसको थोड़ा इधर करता हूं तो बताओ मुझे थोड़ा अब उसकी तुलना में कम चलना पड़ेगा। पहले मुझे यहां से यहां आने के लिए 60 डिग्री तय करना पड़ रहा था, 60 डिग्री चलना पड़ रहा था। अब मैं एंगल को 120 से कम कर दूंगा, माना कि मैंने 100 कर दिया, तो मुझे कितना चलना पड़ा, केवल 50 डिग्री, इधर की तरफ भी 50 डिग्री। अब क्या ये आधा रह पाएगा क्या, नहीं, ये आपको हाफ से ज्यादा मिलेगा, ये भी हाफ से ज्यादा, हाफ और हाफ दोनों ज्यादा है, तो इनकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ग्रेटर देन 1 मिलेगी। लेकिन यहाँ तो 1 ही है, क्या आप ये ग्रेटर देन 1 इस 1 को कैंसिल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ओवरऑल आपको इधर की तरफ डायरेक्शन मिलेगी, मतलब म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इन सबके बीच का जो एंगल है वो बराबर रहना चाहिए, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल बराबर रहेगा, तो ही ये सब एक दूसरे का प्रभाव को खत्म कर पाएंगे। और वही चीज कहां लगती है, यहाँ पर लगती है। इन सब के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो भी होगा बराबर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो इनको किस तरह से अरेंज किया जा सकता है कि एंगल बराबर हो, एंगल बराबर हो, इनको किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, और हमें एक ज्यामिति भी मिल जाए। हम ये लीनियर मिला क्योंकि लीनियर होता भी है, ये हमें समतल त्रिभुज मिला क्योंकि समतल त्रिभुज होता भी है। तो इनको अरेंज करने के दो तरीके हैं भाई, कैसे तरीके हैं, देखो भाई ध्यान से, इनको मैं एक तो ऐसे अरेंज कर सकता हूं, ये मैंने कार्बन लिया, एक को मैंने इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया। बोलो ये इसको कैंसल, ये इसको कैंसल, ये इसको कैंसल, ये इसको कैंसल, एंगल भी लगभग सबका बराबर है। बताओ एक ज्यामिति हमें ऐसी मिलेगी, लेकिन इसका कोई नाम होता है क्या, ऐसी कोई ज्यामिति हमने केमिस्ट्री में देखी है क्या। हमने क्या देखा है, दो हो तो लीनियर होता है, तीन हो तो समतल त्रिभुज होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, चार हो तो चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो ऐसी इसके बाद चार थे, लेकिन हमें क्या टेट्राहेड्रल नजर आया क्या, टेट्राहेड्रल नजर नहीं आया हमें। मतलब इस तरह की तो ज्यामिति होती ही नहीं है, तो हम ऐसे बनाएंगे तो क्या सही बनाने जाएंगे क्या, बिल्कुल भी सही नहीं बनाने जाएंगे। मतलब जैसे हमने अरेंज किया है ये गलत अरेंज किया है, माना कि म्यू 0 है लेकिन ये गलत अरेंज किया है, हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा कि म्यू भी 0 हो जाए, हमें एक डिफाइंड ज्योमेट्री भी मिल जाए, डिफाइंड ज्यामिति भी मिल जाए। कैसे करेंगे भाई, इनको दूसरे तरीके में, या तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हो 90 डिग्री पर, या दूसरा तरीका कैसा मिलेगा आपको, एक को देखो मैंने ये कार्बन था, एक को मैंने यहां पर कर दिया, एक को मैंने इधर की तरफ कर दिया। अब अगले तरीके में मैं क्या कर सकता हूं भाई, अगला एक ही तरीका है, ये मैंने अगर मैं यहां पर करता तो मुझे किसका फॉर्मेशन मिलता, BF3 का फॉर्मेशन मिलता। अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया और इसको इधर की तरफ कर दिया। मतलब मैंने किस तरह से अरेंज किया, मैं इनको ऐसे तो अरेंज कर नहीं सकता, ऐसे 90 डिग्री पर तो मैं इनको अरेंज कर नहीं सकता क्योंकि वो तो फेल हो गया। अब मैंने क्या किया, इनको थोड़ा झुकाना शुरू किया, ये दो को मैंने ऐसे झुका दिया। अब तीसरों को मैं यहां पर लगाता हूं तो मुझे तो तीन ही जोड़े मिले, ये बराबर एंगल बराबर एंगल बराबर मिले, तो मतलब मैंने कितने एटम जोड़ पाया, मैं 3 एटम। और मैंने क्या किया, अब क्या करे भाई, इनको ऐसे तो नहीं कर सकते हम,
तो फिर क्या करें, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, कहां जाना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन बचा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा और बगल में जो चौथा बचेगा उसको मैंने यहां पर लगा दिया। ऐसे देखना ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके इमेजिनेशन तगड़ा होगा ना आप लोगों का, तो मस्त समझ में आएगा एकदम कड़क। देखो भाई ध्यान से, ऐसा ऐसे मैंने इनको अरेंज किया। अब देखो यहाँ का एंगल मैंने मेजर किया, इनको इस तरह से इधर ले जाकर इस तरह से अरेंज किया कि यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, इधर का सब तरफ का एंगल मुझे क्या मिले, एक जैसा मिले। एक जैसा मिलेगा वो एक ही एंगल हो सकता है, और कितना एंगल होगा भाई, वो 109 मिनट और 109 डिग्री और 20 मिनट का ही एंगल होगा। आई बात समझ में, इतने डिग्री का ही एंगल होगा जिस पर ही आप इनको बराबर बराबर अरेंज कर सकते हो। और उस कंडीशन में होगा क्या, इन दोनों का नीचे की तरफ बनेगा यहाँ पर, और इन दोनों का यहाँ पर बनेगा। ये देखो ऊपर और ये बिल्कुल नीचे, तो ये इसके प्रभाव को दोनों को कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा। मतलब फाइनली हमें इसकी जो ज्योमेट्री मिलेगी या संरचना मिलेगी वो कैसी मिलेगी भाई, अरे वो कैसी मिलेगी, चतुष्फल की संरचना मिलेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। आ गई बात समझ में, आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें जमाने के अलग अलग तरीके देखने, लेकिन हमें एक डिफाइंड स्ट्रक्चर भी मिले, डिफाइंड ज्योमेट्री भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के पदार्थों की क्या ज्ञात कर दे सकते हैं, ज्योमेट्री या ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं। मैंने 2 वाला करवा दिया, 3 वाला कर दिया, 4 वाला करवा दिया, 5 वाले 6 वाले सबको इसी तरह से कर सकते हैं भाई। हमें डिफाइंड ज्योमेट्री मिल जाए और म्यू भी 0 हो जाए और सबका एंगल बराबर होगा, तो डेफिनेटली आपको जो म्यू मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। आई बात समझ में, तो बताओ म्यू 0 हुआ, जिसके आधार पर हमने क्या ज्ञात कर ली, इनकी संरचना ज्ञात कर ली, ज्यामिति ज्ञात कर ली। फिर हमने इन मॉलिक्यूल को ध्यान से देखा, भाई इनमें से क्या खास बात है, भाई म्यू तो 0 है ही सही, लेकिन उसके अलावा भी कोई खास बात है क्या, कोई हम इनको नाम दे सकते हैं क्या। तो हमने इसको ध्यान से देखा, यहां से एक तल गुजारा, बोलो ऑक्सीजन का फोटो इधर की तरफ नजर आया। जब हमें प्लेन मिल गया तो कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, सममित अणु बन गया। मैंने कल बताया था, तीनों में से कोई भी एक मिल जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन मिला तो ये कौन सा हो गया, सममित हो गया। यहां से मैंने प्लेन पास किया, ये ऐसा था, इधर की तरफ था, ऐसा था, ऐसा था। यहां से मैंने एक प्लेन गुजारा, यहां से बिल्कुल मैंने प्लेन गुजारा, ये तो ढक गया। देखो इसकी फोटो इधर की तरफ बनी, मतलब ये भी क्या हो गया, सममित हो गया। ऐसा कैसे, मैं यहां से एक प्लेन गुजार दी, ये इधर की तरफ, और इमेजिन करना है एक इधर की तरफ। यहां से दोनों से गुजरते हुए मैं एक प्लेन गुजारूंगा तो इसकी फोटो यहां पर बनेगी, मतलब ये भी क्या हो गया, सममित हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी सममित अणु होंगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे, उनका डायपोल मोमेंट ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा, और उनकी स्ट्रक्चर को इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के अणु हो गए हमारे, म्यू 0 वाले हो गए सममित अणु। तो इस मेथड की सहायता से केवल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का या सममित अणु की ही संरचना ज्ञात की जा सकती है। दूसरे वाले कौन से बचे, म्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर ये सममित है तो डेफिनेटली वो क्या हो गए होंगे, असममित हो गए होंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो जो भी असममित अणु होता है या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, उसकी संरचना इस मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। केवल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिनका म्यू 0 होता है, उनकी संरचना ज्ञात की जा सकती है। आपको समझ में आया होगा। जैसे कि ये तो 3 मैंने सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल लिखे, चौथा मैंने एग्जांपल क्या कर दिया, SO2 का ज्ञात करने जाओगे ना तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, और कितना मिलता है ये 1.60 डिवाइड, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसकी संरचना यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन किसी और मेथड से तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। वहां से देखने जाओगे तो ये कैसा मिलेगा आपको, वी शेप का मिलेगा, एंगुलर मिलेगा, जिसके पास 2 क्या उपस्थित होंगे, एलपी उपस्थित होंगे। इसकी ऐसी संरचना मिली। आई बात समझ में, तो जो भी सममित होगा, म्यू 0 होगा, उनको हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, लिखो इसके अंदर
टॉपिक डाल लिया होगा आपने, ये वाला और ये वाला। लिखो, वे अणु जो सममित होते हैं, वे अणु जो सममित होते हैं, अर्थात जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अर्थात जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, उनकी संरचना या ज्यामिति, उनकी संरचना या ज्यामिति द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर ज्ञात की जा सकती है, उनकी संरचना या ज्यामिति द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर ज्ञात की जा सकती है, उनकी संरचना या ज्यामिति द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। कर लो भाई बोर्ड से, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। इसके नीचे क्या लिखोगे? चतुष्फल की टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और ये कर लेना नॉट इक्वल टू 0 वाला, इसकी कितनी होगी? विषय। इसको यहां से नहीं कर सकते हम, आप लोग लिखो द मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, द मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, ब्रैकेट में लिखिए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखिए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, structure of these molecules, structure of these molecules is determined by this method, is determined by this method. Determined by this method. Example बना लो भाई 1 2 3 4। ठीक, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। चाहो तो एक अमोनिया भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अमोनिया भी किसका है? ये मैंने क्या लिया? NH3 लिया। इसका भी अगर म्यू निकालने जाओगे ना तो आपको कितना मिलेगा? 1.48 dy मिलेगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0। इसको भी हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी और मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैसी मिलेगी? पिरामिडल स्ट्रक्चर मिलेगी इस तरह से। और यहाँ पर क्या लगा होगा? एक LP लगा होगा। इन दोनों की नहीं कर सकते, लेकिन इन सब की कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, कर लेना भाई इनको। ये हो गया हमारा पहला अनुप्रयोग, संरचना या ज्यामिति ज्ञात करना। कल बात करेंगे इसके रिमेनिंग एप्लीकेशंस पर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो भाई।